डू इंडियंस हैव वीक जेनेटिक्स? यस वी डू। ये मेरी पिक है, आप इसमें देख सकते हो पतले से हाथ, बड़ा सा पेट और चेस्ट लटकी हुई, मसल मास बिल्कुल ना के बराबर। दिस इज टिपिकल ये स्किनी फैट। ये और कुछ नहीं, साइन है वीक जेनेटिक्स का। आप इस बात का अंदाजा इसी चीज से लगा सकते हो कि आज तक मिस्टर ओलंपिया, जो कि बॉडी बिल्डिंग का सबसे बड़ा कंपटीशन होता है वर्ल्ड का, उसमें इतने कम इंडियंस ने पार्टिसिपेट किया है कि आप उनको उंगलियों में गिन सकते हो। फुटबॉल, रग्बी जैसे स्ट्रेंथ कार्डियो हैवी स्पोर्ट्स में इंडियंस का दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं है। तो क्या हम हमेशा ऐसे ही रहने वाले हैं? तो आंसर है नहीं, हम बिल्कुल भी ऐसे नहीं रहने वाले और हम ऐसे कभी थे भी नहीं। हमारी हाइट वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हुई करती थी। आपको बहुत ज्यादा ग्रीक और रोमन अकाउंट्स मिल जाएंगे जहां बताया गया है कि इंडियन एशिया के सबसे टॉलेस्ट ह्यूमन बीइंग थे। फॉर एग्जांपल ग्रीक हिस्टोरियन अरियन, जिनकी बुक के अकॉर्डिंग इंडियन एशिया के सबसे ज्यादा टॉलेस्ट आदमी थे। उस टाइम के एवरेज इंडियन मेल की हाइट 6 to 6 फीट 2 इंच बताई गई है, जो आज के टॉलेस्ट मैन यानी कि नेदरलैंड के एवरेज मैन से भी ज्यादा है। इन शॉर्ट, इंडियंस वर द टॉलेस्ट ह्यूमन बीइंग ऑन अर्थ। अब ये तो हो गई काफी ज्यादा पहले की बात है। अब थोड़े टाइम पहले की बात कर लेते हैं। इंडियन मैन जो 1896 में पैदा हुए थे वो चाइनीज मैन से 8 सेंटीमीटर टॉल थे और साउथ कोरियन मैन से 2 सेंटीमीटर टॉल थे। ऑलमोस्ट 50 साल बाद 1947 में जो चाइनीज और कोरियन मैन पैदा हुए थे वो एक एवरेज इंडियन से 4 सेंटीमीटर टॉल हो गए। अब हम 50 साल और आगे बढ़ लेते हैं 1996 में। 1996 में एवरेज चाइनीज मैन की हाइट एवरेज इंडियन मैन से 7 सेंटीमीटर ऊपर हो गई थी। एवरेज साउथ कोरियन की हाइट एवरेज इंडियन मेल से 10 सेंटीमीटर ऊपर हो गई थी। इनफैक्ट आर्टिकल के अकॉर्डिंग 1980s के बाद इंडियन मैन की हाइट डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई थी और सेंट्रल इंडिया में ये हाल और ज्यादा बुरा है। बहुत ज्यादा सेंट्रल इंडियन मैन तो नॉर्थ इंडियन विमेन से भी हाइट में छोटे हैं। NHFS डेटा के अकॉर्डिंग पूरी दुनिया में आदमियों की हाइट इंक्रीज हो रही है और इंडिया के केस में ये डिक्रीज हो रही है। इसको थोड़ा एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप एक पिटबुल को देखो जो कि एक बहुत बड़े घर पे रहता है, उसका अच्छा खाना पीना है, वो डेली का प्रोटीन कंज्यूम करता है, चिकन वगैरह खाता है, उसके लिए एक वेटरनरी डॉक्टर भी है जो उसका हर समय ध्यान रखता है, उसको डेली विटामिन मिनरल सबका सब पूरा हो रहा है। दूसरी तरफ एक आप स्ट्रे डॉग को ले लीजिए जिसको दिन का खाना भी नहीं मिलता, उसको कूड़े में खाना ढूंढना पड़ता है और वो दिन का एक टाइम पे खाना खाता है। यहाँ पे पिटबुल के जेनेटिक्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और एक स्ट्रे डॉग्स के जेनेटिक्स बहुत ज्यादा वीक है। अब आप इन दोनों की लोकेशन को स्वैप कर दो। एक स्ट्रे डॉग को आप ले जाओ एक महल के अंदर और पिटबुल को छोड़ दो रोड पे। अब स्ट्रे डॉग को 3 टाइम का खाना मिलता है, वो दिन का 3 टाइम चिकन खाता है, दूध खाता है, अंडे खाता है और अपना पेट भरता है। इसके बाद वो काफी ज्यादा सोता है, शाम को एक्सरसाइज भी करता है और उसके लिए एक वेटरनरी डॉक्टर भी है। दूसरी तरफ पिटबुल जो कि एक बहुत ही एग्रेसिव कुत्ता हुआ करता था, उसकी अब किसी से भी लड़ाई नहीं होती। उसका एग्रेसिव नेचर भी धीरे धीरे कम हो गया है क्योंकि अब उसकी लड़ाई दूसरों से नहीं, उसकी लड़ाई खुद की सर्वाइवल के लिए। जहां पिटबुल 3 टाइम खाना खाता था, अब उसे 1 टाइम का खाना मिलता है, वो भी कूड़े में ढूंढने के बाद। कुछ टाइम बाद जब इन दोनों के बच्चे होंगे, पिटबुल का बच्चा उससे जेनेटिकली वीक होगा, वहीं एक स्ट्रे डॉग का बच्चा उससे जेनेटिकली स्ट्रॉन्ग पैदा होगा। अब पिटबुल का बच्चा जो बचपन से ही कूड़े में रहा है, उसको बचपन से ही न्यूट्रिशन नहीं मिला, वो 1 टाइम का खाना खाता है और डरा डरा फिरता है कि कोई इसको मार ना दे। वहीं स्ट्रे डॉग, उसके बच्चे को बचपन से ही बहुत अच्छी केयर मिली है, सारे बेबी फूड मिले हैं, अच्छा खाना पीना मिला है और एक वेटरनरी डॉक्टर भी मिला। जब ये बच्चे बड़े हो गए और इनके भी बच्चे हो गए, मतलब कि इनकी 3rd जनरेशन, यहाँ पे जो पिटबुल का ग्रैंडसन होगा वो बहुत ही ज्यादा जेनेटिकली वीक होगा, वहीं जो स्ट्रे डॉग का ग्रैंडसन होगा वो जेनेटिकली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। यहाँ तक कि अगर आप कंपेयर करोगे तो स्ट्रे डॉग का ग्रैंडसन पिटबुल के ग्रैंडसन से जेनेटिकली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब इससे आपको क्या समझ में आता है? आपके जेनेटिक्स आपकी डाइट, इन्वायरमेंट, एक्सरसाइज और क्लीनलीनेस के हिसाब से ऊपर और नीचे हो सकते हैं बाय योर जनरेशन टू जनरेशन। अब आप यहाँ पे पिटबुल को इंडियन सोचो और एक स्ट्रे डॉग को व्हाइट मैन, जहाँ इंडियंस काफी अच्छे खासे खाते पीते लोग थे और अमेरिका में सिविलाइजेशन स्टार्ट भी नहीं हुई, मतलब कि वो अर्ली मैन के एज में रहते थे। उसके बाद जब उन्होंने हमें कॉन्कर किया तो हमारे यहाँ खाने के लाले पड़ गए। अब हमारे पेरेंट्स के पास अच्छा खाना गोल नहीं था, गोल था कि सरवाइव कैसे करें, दिन का एक बार खाना मिल जाए जिससे पेट भर जाए और हम बच जाए। वहीं एक व्हाइट मैन जो एक अच्छे इन्वायरमेंट में पैदा हुआ है, सारी दुनिया से रुपए लूट के ले गए, उन्होंने अच्छा खाया पिया तो उनके जेनेटिक्स इस टाइम पे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। अब हमको ये तो समझ में आ गया कि इंडियंस के जेनेटिक्स वीक है, पर इसके लिए हमारे पेरेंट्स बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है। अगर हम अभी भी अपनी डाइट को सही कर दे, अपनी स्लीप क्वालिटी को इंप्रूव कर दे और अपनी क्लीनलीनेस का ध्यान रखें, यहाँ तक कि इकोनॉमी भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है, तो हम फिर से वर्ल्ड को कॉन्कर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं मार पिटाई की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं हर उस स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, हर उस टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ जिसमें इंडियंस को लीड करना है। एंड यस, एज डजंट मैटर। अगर आप एक टीनेजर हो तो आपकी जिम्मेदारी बनती है आप अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रखो ताकि आपकी कंट्री ग्रो करे। अगर आप एक मिडिल एज मैन हो तो आपकी जिम्मेदारी बनती है आप अपने बच्चों का ज्यादा अच्छे से ध्यान रखें, उनको फिटनेस के बारे में बताएं, उनको प्रोटीन के बारे में बताएं, उनको उनकी डाइट अच्छे से दिलाएं, जिसकी वजह से आप अपने देश की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एंड यस, इंडिया इज ग्रोइंग। इसका प्राइम एग्जांपल है हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो हम स्पोर्ट्स में भी अच्छा कर रहे हैं। नीरज चोपड़ा ने यहाँ गोल्ड मारा है। एथलेटिक्स में इंडियंस का दूर दूर तक कोई लेना देना भी नहीं था, पर यहाँ एक इंडियन ने पूरे वर्ल्ड को हराकर ओलंपिक में गोल्ड मारा है और ये अभी स्टार्टिंग है। ऐसे बहुत ज्यादा इवेंट आपको फ्यूचर में दिखेंगे। सो यस, इंडियंस हैव वीक जेनेटिक्स बट वी आर इंप्रूविंग इट। थैंक यू सो मच। पहला गोल्ड मेडल भारत के नाम एथलेटिक्स में ओलंपिक गेम्स के अंदर और वो आया है टोक्यो 2020 में।